ठीक है, पहले इस पूरी प्रेजेंटेशन को हम देख लेते हैं। इस प्रेजेंटेशन में बेसिकली है क्या, आपके कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने कितने मार्क्स के लिए वो टेस्ट होती हैं। ठीक है जी, लेटेस्ट एग्जामिनर कमेंट्स हम देख लेते हैं कि एग्जामिनर जो है वो किन चीज़ों की बेसिस पे ये कह रहा है कि जी रीसेंट जो रिजल्ट रहे FAR2 के, एक आध रिजल्ट छोड़ के, 2 रिजल्ट छोड़ के पीछे बड़े बुरे रिजल्ट भी आए इसके। ठीक है जी, लेकिन रीसेंट रिजल्ट इसके ऐसे हैं जो ना बहुत बुरे ना बहुत अच्छे हैं। ठीक है, नहीं एक अबव एवरेज बच्चा अगर रीजनेबल मेहनत करे तो पास कर लेता है। ठीक है, तो सर स्टार्ट करते हैं इस प्रेजेंटेशन को। सर सबसे पहले ये दिमाग में रखिएगा कि ये पेपर का कोर्स ना रिसेंटली बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। ठीक है जी, मतलब ये पेपर में ऐसा होता था, पहले फजूल टॉपिक्स बहुत सारे होते थे, पार्टनरशिप होता था, अमलगमेशन और पता नहीं क्या कुछ रेशोज। लेकिन अच्छा, फिर ओवर द पीरियड किया ये कि आई कैप ने CA फाइनल के कुछ स्टैंडर्ड्स लिए और नीचे उतारे, एक एक करके स्टैंडर्ड नीचे उतारता रहा वो। अब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर ना नॉन स्टैंडर्ड एरिया कोई नहीं है, यानी सारे ही स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, सिर्फ एक एथिक्स का टॉपिक है जो स्टैंडर्ड नहीं है, बाकी सारी चीजों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और जब सारी चीजों के स्टैंडर्ड हैं तो सारी चीजों के डिस्क्लोजर हैं। ठीक है जी, तो इस पर्टिकुलर पेपर में रिपोर्टिंग का कंटेंट ठीक ठाक होता है। ठीक है, और एग्जामिनर के पास एक खुला लाइसेंस है कि वो कोई भी 2-3 स्टैंडर्ड पिक करता है और सवाल में एक ही सवाल में डाल देता है। ठीक है जी, जैसे कंसोलिडेशन का एक सवाल आता है, उसमें तकरीबन 7-8 स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है जी, एक सवाल कंसोलिडेशन का होता है, उसमें 7-8 स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है जी, तो और फिर सर ऐसे भी सवाल आते हैं, एक सवाल एक स्टैंडर्ड से उठाया और बोला भाई एग्जामिनर जो अकाउंटेंट है उसने गलती से ये स्टैंडर्ड अप्लाई कर दिया, अप्लाई दूसरा होना था। ठीक है जी, तो आपने पहले उस स्टैंडर्ड की ट्रीटमेंट को रिवर्स करना है और फिर नया स्टैंडर्ड अप्लाई करना है। और सबसे जबरदस्त बात ये, हर चीज में टैक्स का इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आप PNL में जो इनकम बुक करते हो उस पर टैक्स देना है, और जो एक्सपेंस बुक करते हो उसको, उस पर आपको FBR रिलीफ देगा। ठीक है जी, तो सर जो इनकम एक्सपेंस ऊपर नीचे होते हैं आपको टैक्स भी साथ में ऊपर नीचे करना होता है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाता है चीजों का। ठीक है जी, तो याद रखना, मैं ये समझता हूँ कि इस पूरे CA के कैफ के सिलेबस में टेक्निकलिटी के लिहाज से एक बच्चे को जो सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आती है ना, वो इस पर्टिकुलर पेपर में आती है। लेकिन खुशाइन बात यह कि पेपर को पास करने के लिए जिस तरह मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए ना, उसमें निकल जाता है बच्चा, खस्ता नहीं है। ठीक है जी, लेकिन अगर कोई बंदा इसको तमीज तरीके से पढ़ना चाहे ना, तो ये एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें ठीक ठाक टेक्निकल चीजें। अगर मैं छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स मिला लूं, छोटे बड़े कॉन्सेप्ट सारे पूरे कोर्स के, तो तकरीबन 800 के करीब छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। ठीक है जी, 800 कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जैसे IFRS 15 है खाली, उसी के अंदर कोई 90-95 कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है जी, अगर ऐसा हो जाए तो ये होगा, ऐसा हो जाए तो वो होगा। तो अगर एक बंदा कवरेज करने जाए तो उसको एट अ टाइम 800 चीजें जहन में रखना पड़ेंगी, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, फिर सबसे अच्छी बात इसमें यह भी है कि ये पहला पेपर है। ठीक है जी, मतलब इससे पहले कुछ नहीं है, तो आपको रिवीजन के लिए एक सफिशिएंट टाइम भी मिल जाता है। लोग आखिरी के 3-4 दिन इसके लिए रख लेते हैं और ये डिमांड भी करता है कि 3-4 दिन इसको दिए जाए। ये अगर दरमियान में होता ना पेपर, तो फिर नाइटमेयर बन जाता लोगों को। एक रिजल्ट अच्छा आने का एक रीजन ये भी है कि आपको एक सफिशिएंट रिवीजन एंड में मिल जाता है, क्योंकि पहला ही पेपर होता है आपका। अच्छा जी, सर इसके लिए क्या नॉलेज चाहिए, क्या FAR1 का बंदा चीता होना चाहिए? नहीं सर, FAR1 की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है स्टैंडर्ड में, इस FAR2 में बिल्कुल ही अलग स्टैंडर्ड्स हैं। हाँ, लेकिन एग्जामिनर है बहुत तेज, उसने करना क्या है, कंसोलिडेशन के सवाल में डाल देनी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एक एडजस्टमेंट। फिर तुम्हें याद होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट पे भी कैरी होती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू में भी कैरी होती है। फेयर वैल्यू पे अगर कैरी होती है तो गेन एंड लॉस PNL में जाता है। ठीक है जी, वो आपका क्या क्या, पेरेंट ने सब्सिडरी को एक प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, अब ये बन गई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब वो सारे रूल्स आपको क्या करने, याद रखने। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ना FAR1 के स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड एरिया था 16, 23, 40, आपका अल्लाह भला करे 36, इसकी एक समरी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ठीक है जी, इसकी एक समरी आपके पास मौजूद होनी चाहिए ताकि आपको रूल्स याद रहे कि यार ये रूल्स में पीछे पढ़कर आ रहा हूँ। ठीक है जी, तो अच्छा, इसके बाद फाइनल फ्रंटियर, इसके बाद आखिरी बला होती है ना गेम में। इसके बाद अकाउंटिंग की एक ही बला रह गई है, वो क्या है, CFAB1। सर फिर वो MSA भी तो है, उसमें भी तो अकाउंटिंग है। नहीं, MSA में कोई नई चीज नहीं पढ़ते हो आप। MSA का रिजल्ट 70% होता है। उसकी वजह यह कि MSA तक पहुंचते ही हुए हैं जो थोड़े पढ़ने वाले होते हैं,
ठीक है जी। और फिर पेपर उसका इतना मुश्किल नहीं होता, ऑलरेडी जो चीजें आप पढ़कर आ रहे हो वो ही आप देख लें। अच्छा, दूसरा एक अच्छी बात बता दो, FAR 1 से ज्यादा अच्छे रिजल्ट हैं इसके। उसका रीजन क्या है? थोड़े मेच्योर हो गए हो तुम लोग, अब अकाउंटिंग पढ़ना आ गई है। देखो तुम लोग के साथ सबसे बड़ा मिस है लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से ये हो रहा है कि जिस बच्चे ने इंट्रो नहीं पढ़ी है ना, वो जैसी FAR 1 में आके बैठा, उस बच्चे के लिए वाकई दुनिया बहुत तंग हो गई, उसको मुश्किलात फेस करना पड़ी। और यकीन करें, जो पिछले 2 अटेम्प्ट्स में इंट्रो पढ़े बगैर जो बच्चे बैठे ना, उसमें सिर्फ 12% बच्चे पास हुए पहली अटेम्प्ट में और 16% बच्चे पास हुए सेकंड अटेम्प्ट में। ठीक है जी, यानी सर 88 और 84% फेलियर है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है जी, ये पता नहीं इतना बुरे तरीके से आई कि आपने इसको बड़े हैफेजर्डली जो है वो इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें लोग फंसे। खैर, जिस बंदे की बेसिक अकाउंटिंग अच्छी है, डबल एंट्री आती है, उसको ये सब्जेक्ट बहुत तकलीफ देगा। ठीक है जी सर, क्यों? क्योंकि वो समझ के पढ़ेगा, समझ के पढ़ेगा तो थोड़ा सा मसला होगा। मैं एक दफा एग्जामिनर से पूछ रहा था, मैंने कहा यार इतनी सारी चीजें यार TT वाले पढ़ाते हैं, वो आकाश बेचारा लगा होता है, मैं लगा हुआ होता हूँ यार, मैं दूसरों के लेक्चर्स देखता हूँ, दूसरों की चीजें देखता हूँ, इतनी चीजें नहीं होती। तो उसने कहा सर पास करने के लिए उतनी नॉलेज भी इनफ है। ठीक है, 50 मिल जाते हैं सर, 50 ले लेता है एक एवरेज बच्चा, जब वो उस लेवल की भी मेहनत करता है, इधर उधर करके 50 निकाल लेता है। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैं ये चाहूंगा कि इसको उस एवरेज नंबर के लिए नहीं पढ़ा, इसको जरा तरीके से इसलिए पढ़ना क्योंकि इसके बाद फिर CFAP आता है। आपका FAR 2 का पूरा कोर्स, मेरी वर्डिंग सुन लेना, आपके FAR 2 का पूरा कोर्स मैं 6 क्लासों में पढ़ाता हूँ। जब फाइनल पढ़ाता हूँ ना, उसके शुरू में 6 क्लासें में ये पूरे FAR 2 का कोर्स घुमाता हूँ। ठीक है जी, 2.5-3 घंटे की 6 क्लास, 18 आवर्स में पूरा कोर्स हो जाता है। ठीक है, अब आप समझ लें कि अगर वो 18 आवर्स में आपको पढ़ो ना और आपने यहाँ सही नहीं पढ़ा हो, तो आप उधर भी घूम जाओ, क्योंकि उधर इतना टाइम नहीं है। आपको समंदर जितना सिलेबस कवर करना है, और जो टीचर स्टार्ट करना है, ये तो FAR 2 में आपने पढ़ा होगा, इसके आगे से शुरू कर दे। अच्छा, मैं थोड़ी तमीज का दामन जो है वो कायम रखता हूँ, मैं पकड़ के रखता हूँ कि चलो 3-4 घंटे शुरू के पुराना टॉपिक IFRS 15 जितना नीचे पढ़ा उतना दोबारा पढ़ा दो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है जी, ये आगे इसके जो है वो कंसिक्वेंसेस। सर हमारा जो कोर्स है उसके तीन पार्ट्स हैं सर। ये पहला पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, 25 से 35 नंबर का एरिया ये। और रेसलिंग कितने लोग देखते हैं? रेसलिंग देखिए, रेसलिंग है, उसमें एक मैच होता है नो होल्ड्स बार्ड, ये समझते हो? होल्ड्स कहते हैं किसी भी चीज को उठाने, कोई चीज पड़ी उठा ली आपने, दूसरे को टिका दिया। ठीक है जी, कुर्सी आई, हथौड़ा आया, ठीक है जी, जो हाथ आया टिका दो, ये नो होल्ड्स बार्ड वाला मैच है। ठीक है जी, जो हाथ आएगा एग्जामिनर के, जो स्टैंडर्ड उसको समझ आएगा ना, वो घुसा देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। ठीक है जी, मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट अटेम्प्ट में 6 नंबर के एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की आ गई, वो बच्चे बाहर निकले, ये भी पढ़ना है, हाँ भाई ये भी पढ़ना है, ये भी चीजें देखनी है। ठीक है जी, तो इसमें है कितने टॉपिक सर? इसमें सर 3 ही टॉपिक्स हैं, 3 टॉपिक्स है। कंसोलिडेशन है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। मैं जरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें है क्या। फेक होती है भाई, किससे बात कर रहा है तू मोहम्मद अली? क्या चीज फेक होती है भाईजान? क्लास में हो ना? है? अच्छा, रेसलिंग की बात कर रहे हो, ओके ओके, मैं समझा टैक्सी की बात कर रहा है। सर हमारे पास जो है वो, गौर से देखना प्लीज, इंसान के बच्चे बनो। सर अज्यूम करें 2 कंपनीज हैं। ठीक है जी, 2 कंपनीज हैं, बता रहा हूँ। देखिए 2 कंपनीज हैं, इसको जरा कलर चेंज कर सकते हैं? चलो ये रहने दो। सर एक कंपनी है पेरेंट, उसको मैं नाम दे रहा हूँ, क्या चीज? पेरेंट। क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है? हाँ सर, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए, सारे। क्या कर लिए? सारे शेयर्स खरीद लिए। बाहर आ जा भाई। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए। ठीक है जी, एक कंपनी है पेरेंट, एक कंपनी है सब्सिडरी। गौर से देखना मेरे बच्चों को, मुझे बताइए कितनी कंपनी तुम्हें नजर आ रही है?
दो कंपनीज नजर आ रही, एक पेरेंट दूसरी सब्सिडरी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, पेरेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, इनको कहते हैं इंडिविजुअल और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन पेरेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि भाई चूंकि ये सब्सिडरी तुम्हारे कंट्रोल में है तो एक काम करो, पूरे खानदान के भी अकाउंट्स बनाओ, तुम और सब्सिडरी एक हो जाओ, यानी अज्यूम करो एक एंटिटी है, सब्सिडरी के एसेट्स उठाओ, अपने एसेट्स उठाओ, मिला दो, सब्सिडरी की लायबिलिटी उठाओ, अपनी लायबिलिटी उठाओ, मिला दो, और बताओ एक बड़ी कंपनी तुम दोनों को मिला के जो बनता है उसके पास कितने एसेट्स और लायबिलिटी है, ये कहलाते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी। कंसोलिडेशन का एवरेज मार्क्स कंसोलिडेशन के सवाल में 25 होते हैं, कितने, यानी 1/4 आपके पेपर का ये दो हिस्से होंगे, ये दो चीजें 1/4 है आपके पेपर का। ठीक है जी, यानी 25% आपका पेपर है किस चीज का, कंसोलिडेशन का। ठीक है जी। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने को नहीं आते, आपने बैलेंस शीट बनाना सीखी थी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी पीएनएल, ये दोनों चीजें आपने इंट्रो में सीखी होंगी जिन्होंने इंट्रो पढ़ा। एफएआर 1 में आपने कैश फ्लो सीख लिया और एफएआर 1 में आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सीख ली, तो 4 कंपोनेंट हो गए। 5वां कंपोनेंट क्या होता है, नोट्स। तो सर यहाँ आप इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स देखोगे खाली। ठीक है जी। हर अटेम्प्ट में एक ऐसा वखरा नोट आता है, ठीक है जी, वो आपसे कहता है जी डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन का नोट बना है, ठीक है जी, डाटा आपको दे देगा, रिलेटेड पार्टी का नोट बना है, ठीक है जी, पीपी का नोट बना है, पीपी का नोट बना है, यहाँ भी मौजूद है, हाँ यहाँ भी मौजूद है। ठीक है जी। तो ये तीन टॉपिक्स हैं, इससे 25 से 35 नंबर, आमतौर पे 30 नंबर इस एरिया से आते हैं। 6-7 नंबर का नोट आ जाता है, कंसोलिडेशन आ जाती है 25 से 23 से 25 मार्क्स की, तो टोटल मिला के 30 नंबर इस एरिया से बनते हैं। ठीक है जी। ये T2 P2 क्या है, P2 है सर, P1 होता है बेसिक क्वेश्चन, P2 होता है एडवांस क्वेश्चन, और P3 होता है जनाब मुकम्मल बिजनेस केस स्टडी। आपके लेवल पर 2-2 पेज की 2.5 पेज की केस स्टडी नहीं आती है सर, 1 पेज का सवाल होगा, 1.5 पेज का सवाल होता है कंसोलिडेशन का, ये आएगा आपके पास। सर T1 T2 T3 क्या है, T1 का मतलब है मैक्सिमम 8 नंबर, T2 का मतलब है मैक्सिमम 20 नंबर, T3 का मतलब है मैक्सिमम 25 नंबर। तो सर आप कह रहे हैं कंसोलिडेशन 25 नंबर का आता है, कैसे, यहाँ तो T2 लिखा है, वो ये दोनों मिला देता है, वो ये दोनों टॉपिक्स मिला देता है सर, इस पे उठा के पूछ लेता है 25 नंबर। ठीक है जी। तो याद रखना सर, जिसका ये एरिया स्ट्रॉन्ग उसके पास होने के चांसेस काफी ज्यादा, जिसका ये एरिया वीक वो आगे का कोर्स देखे भी नहीं। अगर आपको दरमियान में फील होना कि आपको कंसोलिडेशन नहीं आती, अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर लेना। ठीक है जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बगैर आप पेपर पास नहीं कर सकते, ये मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ। अच्छा यही चीज सीए फाइनल में भी है, सीए फाइनल में कंसोलिडेशन कितने की आती है, 35 नंबर की, 35 से 40 नंबर की कंसोलिडेशन होती है। तो सर आखिर ऐसा है क्या, यार देखो सबसे बड़ा जो मसला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पेश आता है ना, वो एक ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेज करने में आता है। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाते हैं लोगों से, लेकिन जब आपको एक एंटिटी की नीचे 30 सब्सिडरीज हों, 15 एसोसिएट्स हों, तो कंसोलिडेशन में लोगों की जान जाती है सर। तो कंसोलिडेशन आनी चाहिए आप। ठीक है जी। आप यहाँ भी कंसोलिडेशन सीखोगे, जब फाइनल में आओगे तो फाइनल की टोटल ड्यूरेशन का तकरीबन 30% हिस्सा कंसोलिडेशन पे जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हमारे पास सर, आई होप लिख रहे हो तुम लोग, ये लिख लिया ना तुम लोगों ने, ये टॉपिक्स लिख लिए ना। फिर सर हमारे पास जो दूसरा एरिया है, ये अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स। अच्छा नॉन करंट एसेट्स हमने सुना है वो एसेट जिसको हम यूज करते हैं और उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, यहाँ ये नहीं है, यहाँ अगले अलग ही तरह के नॉन करंट एसेट्स हैं। ठीक है जी, स्पेशलाइज्ड नॉन करंट एसेट्स हैं। अच्छा जी, ये है 25 से 35 नंबर, ऊपर वाला भी 25 से 35, नीचे वाला भी 25 से 35। अच्छा जी सर, इसमें क्या है सर, इसमें ये 4 टॉपिक्स हैं। IFRS 9 मैक्सिमम 8 नंबर का आएगा, लीज ये 20 नंबर का आता है सर, कभी 20 नंबर का आया नहीं है, 17, 18, 15, 16 इस तरह आना होता है। IS 38, और ये क्या है SIC, ये क्या होता है भाई, एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये एक ही चीज है। ठीक है, पहले IAS के नाम से आते थे, अब तो सर पुराने वाले को भी IFRS कर दे, नहीं मसला हो जाएगा।
जो लोग अभी तक IAS 16 कहते आ रहे हैं, उनको एकदम से आप IFRS कर दो तो फंस जाएंगे बेचारे, उनको फिर याद नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो वो चेंज नहीं किया इन्होंने। IAS आस्ता आस्ता खत्म होते जा रहे हैं, जो पुराने होते जा रहे हैं ना IAS, उनकी जगह आप क्या आते जा रहे हैं, IFRS। तो जैसे जैसे ये स्टैंडर्ड्स भी खत्म हो जाएंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, IFRS आ जाएगा। सर ये SIC क्या होता है? SIC एक छोटा इशू होता है, एक इशू जो स्टैंडर्ड में डायरेक्टली एड्रेस नहीं हो रहा होता। आप स्टैंडर्ड पढ़े ना, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं इस इशू का क्या करूं। जैसे वेबसाइट बनाना, अब वेबसाइट एक सॉफ्टवेयर है या नहीं है, ये बहुत बड़ी डिबेट है कि वेबसाइट सॉफ्टवेयर है या नहीं है। तो सर उन्होंने क्या किया, वेबसाइट पे जो खर्चा करती है कंपनी, उसको कैपिटलाइज करना है या उसको एक्सपेंस आउट करना है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया SIC 32। इसमें एक इशू होता है बस, उस एक क्वेश्चन का आंसर होता है। SIC स्टैंड फॉर स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। ICAP की एक इंटरप्रिटेशन कमेटी है, उसके मिनट्स होते हैं। सर 32वां SIC आखिरी था, उसके बाद नहीं है। ठीक है जी, आपके कोर्स में सिर्फ एक SIC है, कौन सा, 32। ठीक है जी। फिर एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड है सर। एग्रीकल्चर क्या होता है जी? नहीं, एग्रीकल्चर में सिर्फ दो चीजें आती हैं, बायोलॉजिकल एसिड्स। बायोलॉजिकल एसिड्स क्या होते हैं? जिंदा पौधे और जानवर। एक दरख्त लगा हुआ, ये क्या है, बायोलॉजिकल एसिड। एक बकरी खड़ी है, क्या है जनाब, बायोलॉजिकल एसिड्स। लेकिन वो बायोलॉजिकल एसिड्स जो आपने या तो बेचने के लिए खरीदे या मजीद बायोलॉजिकल एसिड्स प्रोड्यूस करने के लिए खरीदे। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास इलाके में सर कोई बकरा ईद पे मैं सर कोई दुम्बे बकरे खरीदता हूँ और बेच देता हूँ, ये क्या है, बायोलॉजिकल एसिड। सर मैं बकरे दुम्बे खरीदता हूँ, बकरियां खरीदता हूँ ताकि मजीद बकरियां प्रोड्यूस कर सकूं, ये क्या जी, बायोलॉजिकल एसिड। सर हमने कुत्ता रखा हुआ अपनी हिफाजत के लिए, ये बायोलॉजिकल एसिड नहीं है, ये PP IAS 16, कुत्ता डेप्रिशिएट होगा। आप लोग हंस रहे हो, वाकई में बता रहा हूँ। ठीक है जी, आप लोग हंस लो यार। हाँ हाँ, कुत्ते की यूजफुल लाइफ डिटरमिन होती है, उसमें हम कुत्ते को डेप्रिशिएट करते हैं। नहीं, बायोलॉजिकल एसिड नहीं, बायोलॉजिकल एसिड की डेफिनेशन मैंने क्या बताई, जिंदा जानवर और पौधे जो आपने बेचने के लिए या मजीद बायोलॉजिकल एसिड्स प्रोड्यूस करने के लिए रखे हो। नहीं, हम तो अगर हिफाजत के लिए रखा है, मैं बेचूंगा थोड़ी। अगर बेच सकते होते तो हम आज अपनी हिफाजत के लिए जो चीजें रखी हैं वो सारी बेच देते। अब क्या मैं क्लास में बोलूँ, ठीक है ना, क्लास गिरफ्तार हो जाऊंगा, मैं उड़ जाऊंगा। तो याद रखना भाई, जो गिरफ्त उसके लिए रखी है, अपना हिफाजत के लिए रखी है नहीं। अच्छा, हमने अपने घर में शौक के लिए एक, जैसे मिसाल के तौर पर से शौक के लिए एक बकरी रखी हुई है, अच्छी लगती है उसको, इसके सामने घूमती फिरती है तो है। अब मुझे एक बात बताओ, ये बायोलॉजिकल एसिड नहीं है, ठीक है जी, क्यों? आपने अक्सर घर में देखा होगा ना, छोटे कद के दरख्त लगाए हुए होते हैं। ठीक है जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट है यार, आप वो चाइना से इम्पोर्ट होते हैं। ठीक है जी, वो घर में लगा देते हैं लोग। ठीक है जी, और उससे एक मखसूस खुशबू आती है। ठीक है जी, तो वो दरख्त आपने लगा दिए ना, आपने इससे फल उगाना है। ठीक है जी, यानी आपने इसको सर फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए रखा नहीं है, ऐसे लगाया हुआ सर घर में, तो ये बायोलॉजिकल एसिड्स नहीं है। तो ये आप पढ़ोगे, इसके अंदर इसकी अकाउंटिंग पढ़ोगे। फिर सर एक दरख्त है, उस पर एक आम लटका हुआ है, ये पूरा पूरा का पूरा क्या है, बायोलॉजिकल एसिड। आम टूट के गिर गया, अब ये बन गया एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, प्रोडक्ट नहीं, क्या चीज, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। आपने उसकी टहनी वहनी हटाई, उस पर जबरदस्त किस्म का ठप्पा लगा दिया, अनवर रटोल, आम को कहते हैं ना किस्म है आम की, अनवर रटोल। अब ये क्या बन गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो जब दरख्त है IAS 41 में आ रहा है, आम गिर गया एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, ये भी IAS 41 में आ रहा है। जब आपने उस पर ठप्पा लगा दिया, अब ये इन्वेंट्री बन गई। ठीक है जी, तो आपने इसमें ये चीज सीखनी है कि क्या चीज IAS 41 में आती है, क्या चीज नहीं आती है, उसकी पूरी अकाउंटिंग आपने सीखनी है। ठीक है जी, लीज, चीजें किराए पे देना, ये सारी चीजें इसमें। इंटेंजिबल्स आपको पता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये आप पढ़ोगे यहाँ पर कोई 7-8 क्लासेस में, लेकिन ये फाइनल में आप पढ़ोगे 40 क्लासेस में। ठीक है जी, ये मैं सीए फाइनल में पढ़ाता हूँ, 36 से 38 क्लासेस होती है मेरी 3-3 घंटे की, इतना बड़ा टॉपिक है। लेकिन आपके कोर्स में इस पेन की निब जितना ये है। ठीक है जी, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है जी, तो ये टोटल सब 4 स्टैंडर्ड है, इससे 25 से 35 नंबर आते हैं। लास्ट अटेम्प्ट में सब आया ये 8-8, 6-6 नंबर का, और लीज का क्वेश्चन 17-18 नंबर का, ये सब आया लास्ट अटेम्प्ट। ठीक है जी, लिख लिया, कॉपी कर लिया।
कितने टॉपिक्स हो गए हमारे? 3 पीछे थे, 3 नहीं वो 2 कह लो उसको, कंसोलिडेशन और इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट एक ही टॉपिक है, 6 हो गए। फिर हमारे पास आता है जी अदर स्टैंडर्ड्स, ये हैं जलील करने वाले नंबर, ये 35 से 45 है और इसमें बहुत स्ट्रगल है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। कोर्स अच्छा खासा बड़ा है इसमें, ये है सर इसके अंदर रेवेन्यू। आज तक कोई अटेम्प्ट ऐसी है जिसमें बच्चा बाहर निकला और कहा और रेवेन्यू का सवाल मेरा अच्छा चला गया, चाहे आप उसको जितना पढ़ा दो। उसकी वजह यह है कि इस एक टॉपिक के अंदर तकरीबन 100 के करीब कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बच्चे के जहन में नहीं रहते, कब डिस्काउंटिंग करनी है, किस रेट से करनी है, कब नहीं करनी है, ठीक है जी, ये सारी चीजें। ये है सबसे मुश्किल टॉपिक इस पूरे पूरे के पूरे कोर्स का, IFRS 15 ना। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, ये छोटा सा टॉपिक है। इनकम टैक्सेस, ये तुम्हारी जान निकाल देगा। ये 2 टॉपिक्स नोट कर लेना, ये नानी याद दिला देते, ठीक है, ठीक ठाक डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं। प्रोविजंस एंड इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, IAS 1037, ये 2 स्टैंडर्ड्स हैं सर। अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन फॉरेक्स, IAS 21, ठीक है जी, इसके 8 नंबर आते हैं, लेकिन बाजू का दूसरे सवालों के साथ मिला के 15-16 नंबर का भी आ जाता है। और हमारे पास एक एथिक्स के 6-8 पेज की थ्योरी है, वो आपने याद करनी है, ठीक है जी। यह है टोटल टॉपिक, 6 इधर, 4 पीछे 10 और 2 उससे पीछे 12। सर लास्ट अटेम्प्ट में इससे क्या आया है? सब आया है। FAR 2 का गेस्ट पेपर बनाना इतना आसान है जितना यहां से एक गिलास पानी उठा के पीना, सभी दे देते हैं। 12 तो टॉपिक है, 9 सवाल आने, छोड़ेगा वो तो, जो बच जाता है वो MCQs में डाल देता है, ठीक है जी। तो छोड़ के कुछ भी नहीं जाओगे, जो छोड़ के जाओगे ना आपको पता चलेगा पेपर में, या तो 6-8 नंबर गए, या 20 नंबर गए, या 2-3 नंबर गए, ठीक है जी। बढ़े जी आगे, अल्लाह का शुक्र जी। खान साहब बड़े आगे दोस्त। जी ओ भाई अल्लाह को मान यार, मोहम्मद अली। EARD इज इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, बता रहा हूँ इब्राहिम, सारा बता रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। चले जी बड़े हम आगे दोस्त। अच्छा आप इसके अंदर देखिए, 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो 8-8 नंबर के, ठीक है जी। लेकिन ये जो 8 नंबर लिखा हुआ है ना, ये बाज़ औक़ात 8 नंबर नहीं 16 नंबर का आ जाता है। कैसे सर? उसने ये उठाया IAS 21 और IFRS 9 के साथ मिला के पूछ लिया, तो नंबर पूरे हो गए उसके, ठीक है जी, और आप भी पूरे हो गए, ठीक है जी। आपने IAS 21 छोड़ दिया था कि 8 नंबर ही आएंगे, उसने आपको बोला आ जाओ मेरा बच्चा, तुम्हें कबूतर दिखाए हैं, सारा बता रहा हूँ, सैयद हसनैन बता रहा हूँ बेटा। चले जी अब हम बढ़ते हैं जी आगे। अच्छा देखो दोस्त, एक चीज सुन लेना इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है, आप हर टाइम के पेपर उठाओगे ना, आपको लगेगा कि इस तरह का सवाल तो कभी जिंदगी में नहीं आया ICAP। नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जिस बंदे ने ये पर्चा बनाना है ना, वो बंदा पूरे साल में सिर्फ 4 टेक्निकल पर्चों पे काम करता है, 4 बच्चों वाले पर्चों पे काम करता है। उसने बनाना है FAR 1 का पेपर, FAR 2 का पेपर, FFR का पेपर और MSA का पेपर। 4 पर्चे एक अटम में बनाने हैं, 4 दूसरे अटम में बनाने हैं, टोटल 8 पेपर उस बंदे ने बनाने। और उस बंदे की एनुअल पे तकरीबन कोई 1.25 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए के करीब है, ठीक है जी। तो आप देख, अच्छा वो बंदा ICAP का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, ये याद रखना, वो कंसल्टेंट है ICAP, उससे भी ये पेपर बना के देता है। तो ऑलमोस्ट ICAP जो है वो एक पेपर के कोई 17-18 लाख रुपए पे कर रहा है। ठीक है जी, ये सबको पता है ये बात, ठीक है जी। बंदा जो है वो जो पर्चे बनाता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, उसका कैलिबर है, उस बंदे का कैलिबर है,
ठीक है जी। उस बंदे का कैलिबर है, मैं यहाँ हमारे साथ पढ़ा भी चुका है, अलहम ने भी उसने पढ़ा है, और पिछले 5 साल से ICAP के पेपर्स बना रहा है। और मैं उस बंदे की बहुत इज्जत इसलिए करता हूँ क्योंकि वो बंदा वाकई जेन्युइनली बैठ के सारी चीजें देख के पेपर ऐसा बनाता है कि जिस बंदे ने चीजें नहीं पढ़ी हो उसके अच्छे भी पास नहीं कर सकते पर्चा। ठीक है जी। लेकिन फिर वो एक कोशिश ये होती है उनकी कि वो कुछ ना कुछ करके निकाल दे चीजें। ठीक है जी, 50 नंबर दिला दे। मैं फिर एक बात बता दूं, इस पर्टिकुलर पेपर में आपको 2 किस्म के लोग नजर आएंगे। एक वो जो फेल हुए होंगे 45, 47, 48 इस पे, और एक वो रेंज होगी जो फेल हुए होंगे 15 नंबर, 12 नंबर। क्यों? उसकी वजह ये है कि यार या तो मुश्किल चीजों में आप घुसते हो और काम करते जाते हो और कुछ ना कुछ नंबर निकाल लेते हो, या मुश्किल चीज देख के लोगों का खून खुश्क हो जाता है, वो कहता है मैं इस सवाल को शुरू कैसे करूं। ये बहुत मसला आता है इस पेपर के अंदर। IFRS 15 का क्वेश्चन इस दफा बड़ा सीन हुआ। उस बंदे ने आखिरी क्वेश्चन पूछा डेफर टैक्स का, बच्चों ने कहा यार ये क्या सवाल है, तो इतना आसान है। बाहर निकले तो पहला सवाल का वर्ड था डिस्कस। वो सवाल थ्योरी का था, और लोगों ने नीचे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स बना दिए, सब बना दिए। फिर ICAP वालों से पूछा भाई इसके नंबर मिलेंगे? उन्होंने कहा चलो यार देख के दे देंगे हम कुछ ना कुछ। लेकिन मैं आपको बताऊं इस पेपर के अंदर थ्योरी भी आती है, इतना नहीं होता पोर्शन, लेकिन डिस्कस वाली चीजें बहुत होती है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, दूसरा बड़ा मसला, आपने सारे पास पेपर कर लिए और आप ये सोच रहे हो कि बस इंशाल्लाह ताला आवे ही आवे, आप फेल हो सकते हो। देयर इज अ 90% चांस कि अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया और सारे पास पेपर भी कर लिए हैं तो पेपर में आने वाले सवाल आपसे हैंडल नहीं। ठीक है जी। FAR 1 में अंदाजा हुआ, रेशोज और IS8 मिला के पूछ लिया उसने। NPO में अल्लाह माफ करे लोगों को एंड तक मुझसे लड़के बहस करें, रिस्ट्रिक्टेड फंड तो कोर्स में नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड नहीं है मनूस, रिस्ट्रिक्टेड फंड है, पूछ लिया उसने। ठीक है जी। तो ये याद रखना मेरे बच्चों, जो चीजें पूछेगा ना वो बिल्कुल यूनिक होंगी। आपने अगर नहीं की है तैयारी सही से और आप सिर्फ पेपर्स याद करके गए हो, चीजें नहीं हो पाएगा। दूसरा बड़ा मसला सर, ICAP के जो पास पेपर्स हैं उस जैसे पास पेपर्स किसी और अकाउंटेंसी बॉडी में नहीं है। सिर्फ कंसोलिडेशन के आपके अच्छे सवाल ACC वगैरह में मिल जाएंगे, बाकी जगहों में नहीं मिलेंगे। तो ये याद रखना आपके पास प्रैक्टिस सेट भी पेपर ही है, और प्रॉपर बुक नहीं है, सिर्फ क्या है जनाब, पेपर है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज गौर से नोट करना दोस्त, देखिए एक कंसोलिडेशन पढ़ोगे ना, हर सवाल में 4 वर्किंग बननी होगी, हर सवाल में 4 वर्किंग, हर सवाल में 4 वर्किंग, हर सवाल में 4 वर्किंग। ठीक है जी। एक अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने चारों वर्किंग का डाटा आपको दे दिया, उसने कहा यही बनाता ना एग्जाम में तू, ये ले ले। अब उसने पूछा बताओ IS8 अप्लाई करो, हमने पीछे इसको खरीदा था, उसमें गलती हुई थी, रिटेनिंग का ओपनिंग बैलेंस निकालो। आप कह रहे हो मैं तो हमेशा क्लोजिंग निकालता हूँ। उसने कहा ये क्लोजिंग रख अपने पास, पीछे जा और जाके ओपनिंग बैलेंस निकाल। ठीक है जी। तो लोग फंसे उसके अंदर। तो ये मैं फिर बता दूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, मसले मसाइल आएंगे। अच्छा जी सर, रिजल्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग है इसके। लड़कियां खुश हैं, लड़के परेशान हैं? हेलो हेलो। अच्छा जी, सुनो सुनो सुनो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टैट्स है, ये देखना जरा। ये जो पहला कॉलम आ रहा है ना, ये रिजल्ट का है कि कितने % लोग पास हुए। पीछे जा भाई, कितने % लोग पास हुए। ठीक है जी। ये रिजल्ट्स हैं। ठीक है जी। ये क्या है? हाईएस्ट मार्क्स। सर ये आपको कौन बताता है? ICAP के एग्जामिनर कमेंट से निकालेंगे मेरे सारे, पब्लिक इंफॉर्मेशन है। सर ये क्या है? ये वो लोग हैं जो 45 सॉरी 40 और 50 के बीच में फेल हुए, 10 मार्क्स से फेल होने वाले लोग। आप चेक करें जरा, सितंबर 19 में 50% लोगों ने FAR 2 का पेपर पास किया, और 19% लोग ऐसे थे जो थोड़ी एफर्ट लगाते तो ये भी लाइन क्रॉस कर लेते। फिर 30, फिर 34। आप देख लें रिजल्ट्स, बड़े जबरदस्त रिजल्ट्स हैं इसके। ये 2 रिजल्ट्स हैं जिसको आपने गौर से देखना है। ये इसी के आसपास रिजल्ट आएगा 30%। अच्छा, आप ये चेक करो नंबर, जालिमो नंबर न सुनो। हमारे एक बच्चे का गोल्ड मेडल आया, मुजम्मिल नाम था उसका। उसने मुझे बताया सर मेरा गोल्ड मेडल आया, और कराची का लड़का नहीं था, लाहौर का था।
ये हमारे पास आया था सितंबर 21 में, ठीक है जी। सर मेरा गोल्ड मेडल आ गया और बड़ा जबरदस्त आपने पढ़ाया और ये किया और आकाश सर ने बड़ा जबरदस्त पढ़ाया। हमने कहा अच्छा तेरा गोल्ड मेडल आया, हम तो जानते ही नहीं है तेरे को, वो रिकॉर्डेड लेक्चर लेता रहा और आज तक हमारी उससे पहले उससे जो है वो खास बात नहीं हुई थी, ठीक है जी। उससे बोला मुझे पता था कि मेरा मेरा कुछ ना कुछ आएगा जरूर, वो बंदा इतना कॉन्फिडेंट था। अच्छा सुनो, अब हुआ क्या, जब रिजल्ट आ गया उसके बाद एग्जामिनर कमेंट्स आए, जब मैंने ये मार्क्स देखे ना 97, मैंने कहा यार एक गलती भी नहीं की गया इसने। मैंने एग्जाम वाले से पूछा, मैंने कहा यार क्या ऐसे बच्चे ने एक भी गलती नहीं की थी क्या? 97 में कोई भी मतलब डेट वेट गलत डाल दी होगी और क्या होगा? उसने कहा नहीं यार देखिए एक फैक्ट है कि आई कैप कभी भी, यूके का मतलब है अननोन, ठीक है जी। जो फेल हुए वो यूके चले गए, ये नहीं पता था, नहीं लिखा हुआ था कमेंट्स में, तो नहीं लिखा मैंने, ठीक है जी। अब उसने नहीं दिया इस दफा तो मैं नहीं लिखा। अच्छा जी, अब जरा और सुनना दोस्त, आपके पास ना पेपर में FAR1 FAR2 ये पेपर तो मैं कंफर्म तुम्हें बता रहा हूँ 100 नंबर के नहीं होते। जैसे कंसोलिडेशन का सवाल आता है 23 मार्क्स का, इसमें अवेलेबल मार्क्स है 30 नंबर बटे में पूरे पेपर में। आपने काम करना शुरू किया, आपने गलतियां कर दी, गलतियां की, आपने 30 में से 24 नंबर ले लिए, आपको आई कैप 23 नंबर देगा और सवाल आगे बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि 23 नंबर क्या है मैक्सिमम, अवेलेबल कितने 30, गलतियां करने के बाद भी पूरे मार्क्स ले गया बच्चा, ठीक है जी। अब आपने गलतियां इतनी की कि आपने 19 नंबर लिए, यानी 11 नंबर आपने गलत कर दिए, तब भी आई कैप आपको 19 नंबर दे देगा। अब आप चौड़े हो रहे 23 में से 19 हैं, पता चला 11 नंबर ये खराब भी कर गया है। तो जिसके 97 आए थे ना, ये 120 में से 97 थे, 120 122 में से। अब आप सोचो कि ये वो मनूस हैं जिन्होंने 120 में से 50 नहीं लिए। अब ये सोचो आप, और फिर ये भी सोचो FAR2 के पेपर के अंदर सबसे बड़ा मसला टाइम का होता है। 99% लोगों से FAR2 का पेपर पूरा नहीं होता, इतना लेंथी पेपर होता है। आमतौर पे 7 पेजेस पे आता है FAR2 का पेपर, 7-8 पेजेस पे आता है, सबसे बड़ा पेपर होता है। लॉ का आता है ना एक ही पेपर, एक ही पे होता है ना, 2-3 पे होता है। अच्छा सुनो, हमारे टाइम में तो एक ही पर्चे पे आता था और अक्सर बेशतर पीछे भी कुछ नहीं होता था, ठीक है जी। छोटे छोटे सवाल होते थे, आपके टाइम में जो केस स्टडीज आ रहे हैं हम तो बड़े आसान पेपर दे के पास हुए, ठीक है जी। हाँ मैं आपको वाकई बता रहा हूँ। अब सुनो 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 सुनो, सर इसका मतलब है 100 नंबर नहीं है, पेपर कितने मार्क्स कितने 100। अब मैं आपको बता दूं गधा कौन होता है। गधा वो होता है जिसने 23 नंबर का सवाल शुरू किया और उसका अच्छा खासा सवाल सही हो गया और वो सवाल किए जा रहे, उसने 23 नंबर ले लिए, 24 ले लिए, 25 ले लिए और आखिरी 5 नंबर के लिए वो मनूस लड़ रहा है। जबकि अगला सवाल शुरू करने से क्या हो सकता है, उसको मार्क्स मिल जाए, ये नहीं मिलेंगे, बाकी 23 से ऊपर नहीं मिलने, वो गधा लगा रहेगा इसके अंदर, टैली भी करने की कोशिश करेगा, बाहर आके कहेगा मेरा कंसोलिडेशन टैली हो गया लेकिन 20 नंबर का एक सवाल रह गया, फेल हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूं कि सर अगर आपने एक सवाल से ज्यादा पेपर में छोड़ा, देर इज 95% प्रोबेबिलिटी कि तुम फेल हो जाओ। ये आई कैप के रिजल्ट्स बता रहे हैं, FAR2 के रिजल्ट्स, FAR1 के रिजल्ट्स शेयर होते हैं, ठीक है जी। वो बता दें जी कितने % बच्चा एक सवाल छोड़ के फेल हुआ, पास हुआ, कितने % बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 2 सवाल छोड़े और वो पास हुए और फेल हुए। तो 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा सवाल छोड़ा और वो फेल हो गए। 5% लोग ऐसे थे जिन्होंने 2 छोड़े और उसके बावजूद पास हो गए। अब मुझे बताओ आइंदा के बाद जब पेपर करने बैठोगे तो करोगे क्या? एक रीजनेबल हद तक सवाल आगे पहुंचा दिया आपने, टाइम देखा जी टाइम हो गया, सवाल पे जितना लगाना था, अब मूव कर जाओ आगे, मूव कर जाओ। अब ये वहां नहीं सोचना कि ये तो सर अहमद ने बताया था, सर अहमद आई कैप में थोड़ी होते हैं और 97 किसी का बाप भी नहीं ले सकता, ये आई कैप वालों ने हमें बताया, हमको थोड़ी ऑफिशियल बैठ के रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर मैं गलत बात करूंगा तुमसे कि ये पेपर 115 120 125 मार्क्स का होता है। ये दिमाग में रखना, स्ट्रेटेजी है ये। अब वहां ये नहीं कि सर मुझे आता ही यही था तो मैंने इसी पे लगा दिया टाइम, ठीक है जी, बढ़ जाना आगे। अब आओ आपको एग्जामिनर कमेंट्स बताता हूँ सर, कुछ कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स एग्जामिनर के, ये सुने सर दोस्तों। ये सबर ये लास्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट है, ठीक है जी। इसने कहा जी द करंट रिजल्ट
of 35% is higher than the previous result of 27%. ठीक है जी, ये आई कैप के एग्जामिनर कमेंट्स है, द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन जिसने पेपर चेक किए वो आपको बता रहा है. However, it is fairly consistent with previous 3 sessions result. वो कह रहा है 3 सेशंस के रिजल्ट ये 30-35 के आसपास ही रहे. The element of selective study was evident from the fact that number of examinees secured maximum of 1 mark in question 3, 4, 5 and 8. अब सोचो, एक बड़ी तादाद ने मनुष्यों ने इन 4 सवालों में सिर्फ 1 नंबर लिया. आप सोचो, मैक्सिमम लिखा उसने, अ नंबर ऑफ एग्जामिनीज 1 नंबर लिया, यानी 0 वाले भी हैं इसके अंदर. 4 सवालों में मनुष्यों 1 नंबर लेकर आ रहे हो और उसके बावजूद भी 35% पास हो गए. आगे देखें जी. Whereas numerous other examinees secured full marks in these questions. अब इसका मतलब एक चीज बंदा छोड़ के चला गया, देख के ही नहीं गया, या सवाल देखा और फिर देखने की हिम्मत ही नहीं हुई, छोड़ भाई ये नहीं आता. ठीक है जी. Many examinees secured marks in 80s and as high as 93. Examinees generally secured good marks in 2 to 3 questions but failed to obtain reasonable marks in remaining questions. इसका मतलब है भाई बंदे जो है वो कुछ चीजें देख के जाते हैं. यार देखो, मैं फिर एक बात बताऊं, जो टीचर पढ़ा रहा होता है ना, वो भी आपको देख के पढ़ाता है. वो देखता है जी मैंने डेफर टेक्स्ट शुरू किया, पीएनएल मेथड सबको अच्छा आता है, वो अच्छा खासा पोर्शन पीएनएल मेथड से खींच देता है, पेपर में आ जाता है बैलेंस शीट मेथड. ठीक है जी. तो भाई आपको हर हाल में पूरे का पूरा कोर्स करके जाना है, एक चीज नहीं छोड़नी. आगे देखो. लैक ऑफ प्रैक्टिस वाज एविडेंट in answer scripts as many examinees were found struggling to obtain easy marks. एग्जाम में मैं तुम्हें बताता हूं, एग्जाम में सर 2 डिवाइडेड बाय 0.5 आया, मैंने 1 लिख दिया. अब बहुत सारे बच्चे अभी भी देख रहे होंगे, हाँ तो सही तो लिखा है ना. ये एग्जाम प्रेशर में हाल हो जाता है. बहुतों को तो ये हाल अभी भी आया है, कह रहे हाँ तो सही तो किया है ऐसे हैं. बताता हूँ, रुक जाओ. अच्छा, अब और सुनना दोस्तों. फिर वो कह रहे जनाब, वर्किंग्स वर मोस्टली एप्रेजेंट एंड कंसीक्वेंटली पार्शियल मार्क्स फॉर द, सुनना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पार्शियल मार्क्स कुड नॉट बी अवॉर्डेड एज द ट्रेल ऑफ कैलकुलेशंस वाज नॉट अवेलेबल. ये कैसे ट्रेल अवेलेबल नहीं, क्या मतलब? आपने एक फिगर निकाल ली, सेल्स 105 और वो गलत भी है. अब एग्जामिनर सोच रहे इसने 105 कैसे निकाला होगा, ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ही कर देता, मैं उसके नंबर दे देता. इसका मतलब है आप पूरा पेपर गलत कर दो ना, सारे नंबर्स गलत कर दो, लेकिन कैलकुलेशंस दिखा दो, आपको फिर भी वो पार्शियल मार्क्स दे देता है. वो कह रहे हैं मनुष्यों में 120 नंबर पे भी पेपर चेक कर रहा हूँ, ठीक है, गलत फिगर्स पे भी नंबर दे रहा हूँ. ठीक है जी. इसके बाद तुम ऐसे आते हो कि 3, 4, 5 और 8 में 1 नंबर लेते हो, फिर भी मैं पास कर देता हूँ. तो थोड़ा यार इतनी मेहनत कर लेना कि पेपर निकाल लो सर. अब ये इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ सर. ओवरऑल रिजल्ट 27% है, लोअर देन द प्रीवियस रिजल्ट ऑफ 46%. Low result was mainly due to lower than expected performance in question 2, 3 and 5, which prevented many marginal cases. Marginal cases का मतलब 45, 46, ठीक है जी, इतने मार्क्स से ऊपर थे from crossing the line. In question 2, 3, about 1/4, यानी 25% examinees did not secure any mark. उसने कहा 25% तो ऐसे मनूस आए थे कि उन्होंने 2 सवालों में तो जायका ही नहीं चखा कि नंबर होते क्या हैं. आप ये एग्जाम के देख लें, ये कमेंट्स हैं, एग्जामिनर कह रहा है. ये अगर तुम्हें वैसे ही कोई बताता ना, तुम्हें यकीन नहीं आता. एग्जामिनर कह रहा है 2 सवालों में 25% अवाम ने 1 नंबर नहीं लिया. अच्छा जी. फिर पुअर परफॉर्मेंस इन, अच्छा फिर वो कह रहे हैं क्वेश्चन 5 में आधे एग्जाम नहीं, मतलब क्वेश्चन में 5 आधे लोगों ने कुछ नहीं किया. माफ करे. अच्छा जी. फिर पुअर परफॉर्मेंस इन दिस क्वेश्चन मेनली बिकॉज द क्वेश्चन हैड बीन, अब देखो सुनो, क्वेश्चन हैड बीन एग्जामिन्ड इन अ डिफरेंट वे. पास पेपर, सारे पास पेपर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि पास पेपर करने से पास हो जाएगा. वो क्या कह रहा है, आधे मनुष्य ऐसे आए थे जिन्होंने सवाल को हाथ
तक नहीं लगाया हो, हाथ लगाते तो कोई नंबर मिल जाते। उसने कहा भाई हमने आज तक ऐसा सवाल नहीं पूछा, ठीक है जी, और उस एरिया से नहीं पूछा जिस एरिया से आमतौर पर हम पूछते हैं, ऑन द अजम्पशन दैट दीज टॉपिक्स कुड नॉट बी एग्जामिन्ड। आज तक नहीं आया तो बेटा आज भी नहीं आएगा। अच्छा मैं यकीन करूं ये इस बंदे से कभी बात होती है, ठीक है, तो यार जब फेसबुक पे लोग डालते हैं ना गेस्ट पेपर, मेरी तरफ से ये चीज आएगी, तो कहते हैं उसके बाद पर्चा बन रहा होता है, और हम हंस रहे होते हैं, मनुष्य हमने तो अभी तक बनाया नहीं है, तुमने गैस पहले बना दिया। ठीक है जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, डिस्पाइट पुअर रिजल्ट्स देयर वर मेनी एग्जामिनीज हु सिक्योर्ड 80s एंड इवन एज हाई एज 90 मार्क्स। ठीक है जी, ये भी बड़ा जबरदस्त है। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट एग्जामिनीज स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट द आंसर, स्पेशली क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का 25 नंबर का सवाल है, मैंने भी आपको बताया ना, लगे हुए अंदर रेसलिंग लड़ रहे हैं, जंग जीत चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जो आखिरी हीरो इंची बचा हुआ है ना दुश्मन फौज में, उसको भी मारेंगे जाके, वापस आ जा भाई, छोड़ दो उसको। Resultantly, they were not able to complete the paper within allotted time. Examinees are therefore strongly advised to switch to the next question after they have spent a reasonable time on a particular question. This practice will help them to attempt. अब मैंने जो तुम्हें चीजें बताई है ना, ये एग्जामिनर के मुंह से सुनवा दी मैंने। अब बताओ इस पेपर के अंदर कोर्स पूरा करोगे, पहली चीज। नंबर 2, जो टीचर तुम्हें अपने बनाए हुए सवाल देता है ना, मुश्किल क्वेश्चंस देता है, वो करने हैं तुमने। ठीक है, आकाश अपने सवाल बना के देता है, मैं अपने सवाल बना के देता हूँ, ये याद रखना, हमने करने हैं सवाल। ठीक है, तीसरी चीज, पास पेपर्स भी करने, छोड़ना कुछ नहीं है। तो इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर तुम्हें एक आम पेपर के मुकाबले में मेहनत ज्यादा करनी है, लेकिन अगर रीजनेबल पेपर करके आ गए ना तो अच्छे चांसेस होते हैं कि आप पास हो जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सर हम बात करते हैं जनाब, ये सर ये फिर एक वो फजूल बात है कि हम कॉन्सेप्ट लेंगे फिर हम प्रैक्टिस करेंगे और हम रिवीजन करेंगे। नहीं 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 नहीं, आप लोग मनुष्यों आखिरी 2 महीनों में पढ़ते हो। ठीक है जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं पूरे सेशन में कभी बच्चों को इतने जवाब नहीं देता, लेकिन आखिरी 1-1.5 महीने में ना, मैं जब व्हाट्सएप पे आता हूँ ना तो मुझे पता चलता है ये मनुष्य अभी जागे, ये अभी जागे, अभी सवाल पूछ रहे हैं। और आखिरी टाइम पे एक बच्चा मुझसे सवाल पूछता है, सवाल उसका सुनना और आप मतलब चेक करना उसकी हिम्मत। रिवैल्यूएशन तो समझा दें जरा, सवाल पूछने का टाइम क्या होगा, गेस करो। सुबह 8 बजे 9 बजे पर्चा। अब मैं उसको क्या करूं, उसको भी मैंने रिवैल्यूएशन की एक इलस्ट्रेशन मैंने यूट्यूब पे बना के रखी हुई थी, वो भेज दी, मैंने कहा ये देख लो। आया ही नहीं पेपर पे रिवैल्यूएशन। ठीक है जी, नहीं आया। मैं बच्चों को कह के मर गया, कैपिटल मेंटेनेंस देख लेना देख लेना देख लेना, वो मनुष्य आगे से पता है क्या बोल रहे, आज तक नहीं आया। आ गया। अच्छा जी, सुने दोस्त सुने, सर इस कोर्स को हम कैसे लेके चलेंगे ये जरा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों देखो, मैं इस कोर्स को लाइव नहीं पढ़ाऊंगा, लाइव आपको पढ़ाएंगे आकाश। ठीक है जी, मैं इस कोर्स को लाइव नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इस कोर्स के साथ मैं लाइव पढ़ा के जितने आवर्स मुझे चाहिए ना, मैं दे नहीं पाऊंगा। इस कोर्स को पढ़ाने के लिए कम से कम मुझे 210-215 घंटे चाहिए। ठीक है जी, और 210-215 घंटे अगर मैं नहीं दे सकता ना, तो ये फिर आपको काम चलाने वाला ये मैं नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि 210-215 घंटे मैं रिकॉर्डिंग करवा दूं, वो मेरे लिए पॉसिबल है। मैं 4 बजे भी कर सकता हूँ, आपको नहीं बुला सकता। ठीक है जी, मैं सुबह 4 बजे बैठ के इसकी रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। मैंने किया ये कि सर अपने अपने पीछे के सारे एक्सपीरियंस से ये 2 चीजें असेस की हैं कि इस कोर्स को लाइव वो बच्चा ले जिसको वाकई क्लास में आने की आदत है और वो बगैर टीचर के नहीं पढ़ सकता। ठीक है, उसको सामने टीचर दिखेगा तो वो पढ़ेगा, अदरवाइज वो नहीं पढ़ेगा। अगर एक बंदा रीजनेबल लेवल की भी मेहनत कर सकता है ना, इतना डिटरमेंट है कि वो रोज 40 मिनट घर पे लेक्चर देख सकता है, तो मैं उसको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो लाइव क्लास ले। उसकी वजह यह है कि आप दिन में अगर 60 मिनट वो जो हमारे फोकस लेक्चर है ना जो मैं बना रहा हूँ वो देख लो तो क्लास के 2 घंटे के बराबर है। ठीक है जी, क्योंकि क्लास के अंदर एक चीज हम सवाल कराते हैं, इससे सवाल पूछा उसके ऊपर, उससे सवाल पूछा उससे सवाल पूछा, एक ही सवाल 3 दफा क्लास में डिस्कस हुआ, बार बार टीचर रिपीट कर रहा है। अब एक बच्चा जो जस्ट अबव एवरेज है जस्ट अबव एवरेज है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे लाख दर्जे बेहतर है कि सर मैं आपको इस पे ठीक ठाक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करा दूं,
ठीक है जी, तो मैं इसको लाइव नहीं कराऊंगा। अच्छा, जो बच्चा फी पे करेगा उसको आकाश लाइव पढ़ाएगा, आकाश की क्लास की रिकॉर्डिंग भी उसको मिलेगी और मेरे जो फोकस लेक्चर्स हैं वो भी उसको मिलेगी। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए फीस जमा करा रहे हैं उसके लिए जमा करा रहे हैं, नहीं, हम दोनों एक टीम है, तो तुम्हें तीनों चीजें मिलेंगी। आपको जो टॉपिक जिस जगह से अच्छा मिले, आपको अच्छा लगे, आप उससे वो पढ़ें। ठीक है जी। आकाश जो लाइव पढ़ाएगा, आकाश इज एन अमेजिंग टीचर। ठीक है जी, और उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं अपनी जगह किसी भी बंदे के लिए नहीं छोड़ता जब तक मुझे लगता नहीं है कि यार वो इस जगह पे हो कि या तो मुझसे अच्छा पढ़ा है, एटलीस्ट मेरे बराबर पढ़ा है। तो मैं फिजिकल उसके लिए जगह छोड़ी इसीलिए कि वो बंदा ये डिजर्व करता है कि वो इस जगह पे खड़े होकर पढ़ा है। वाकई मतलब उसको माशाल्लाह बेहतरीन कमांड है अपनी चीजों के ऊपर। ठीक है जी, वो आपको कराएंगे लाइव। मैं आपको दूंगा सर पूरे के पूरा कोर्स को रिकॉर्डेड। ठीक है जी, वो रिकॉर्डेड ऐसे होंगे कि मैंने उस दिन एक क्लास डाली है। ठीक है जी, मैंने तकरीबन 2 दिन पहले अपनी 1 घंटे की IS-21 की क्लास डाली है और मैंने पिछले बैच से उसको कंपेयर किया जब मैं लाइव पढ़ा रहा था। तो पिछले बैच की 3.5 घंटे की क्लास 1 घंटे में कवर हो गई है। उसमें कोई खुराफात नहीं है, कोई फजूलियात नहीं है। ओए चुप कर, ओ इधर देखो भाई, उधर देख भाई चाचा, इधर इधर, ये नहीं है। ठीक है जी, तो मैं आपको दूंगा वो लेक्चर्स। ठीक है जी, ये भी नहीं है उसके अंदर। ठीक है जी, ऑफ कहा ना इस बच्चे ने, तो ये भी नहीं है। अच्छा, पिछले दफा हमारा बड़ा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस था। हमने यूट्यूब खोला, एक अजीब सी चीज आ गई सामने, नहीं हम फौरन से हटाएंगे, बचत हो गई। कुछ भी आ जाता है ना ये तो। ठीक है जी, मैंने IS-21 पढ़ा है और ये प्लेलिस्ट बनती जा रही है यहाँ पे। ये शुरू में आपको प्लेलिस्ट यहाँ से मिलेगी, फिर प्लेलिस्ट के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये रहा सर स्टैंडर्ड। ये जी इन्वेंट्री एक आइटम है, पेएबल। इन्वेंट्री एक नॉन मॉनेटरी आइटम है, पेएबल एक मॉनेटरी आइटम। ठीक है जी, कौन डिफाइन करेगा यार? मैं बांग्लादेशी टके में बनाऊं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पाकिस्तानी रुपए में बनाऊं, US डॉलर में बनाऊं, जीबी में बनाऊं, मेरी मर्जी? नहीं सर, आपकी मर्जी नहीं है। जो उस मुल्क का कानून है वो आपको जो कहेगा आपने उसके हिसाब से जो है वो अपनी करेंसी सेट करनी है। ठीक है जी, इस तरह आपको लेक्चर मिलेंगे। आप आकाश भाई से लाइव भी पढ़ें, ये लेक्चर देखने, ये लेक्चर भी देखें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, डे 1 पे मैंने क्लियर कर दिया ताकि आपको कोई अंधेरे में ना रखें हम। ठीक है जी, सही जी। तो हम यहाँ अपने इसको लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। मैंने सिर्फ 1 घंटा आकाश से मांगा था कि मुझे आप दे दें ताकि मैं बच्चों को ये बता सकूं। ठीक है जी, आपकी मर्जी। और लास्ट टाइम ये इसके पीछे, रिकॉर्डेड के पीछे जाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। लास्ट टाइम वी हैड ऑलमोस्ट 700 स्टूडेंट्स इन FAR2 एंड ओनली 25 to 30 स्टूडेंट्स जो थे वो लाइव आते थे शुरू के महीने में। ये आखिरी की बात नहीं कर रहा हूँ, शुरू की बात कर रहा हूँ। जब 4 रह गए ना, मैंने कहा यार फिर मैं इनको ये क्लास वाली रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ इनके साथ। तो मैंने वहीं से मैंने कहा यार घर जाओ, मैं तुम लोगों को घर पे देता हूँ रिकॉर्डिंग लेक्चर। और फिर उसके बाद उनको डेफर टेक्स्ट भी अच्छे से कवर करा दिया, सारी चीजें दी। तो इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये बच्चों के साथ गलत हुआ कि 2 घंटे मेरा लेक्चर खोल के वो देखता रहा और उसके बीच में मैं इमरान खान को भी तारीफें कर रहा हूँ, गंजों को गालियां भी दे रहा हूँ। ठीक है जी, और जो कुत्ता है उसको भी गालियां दे रहा हूँ, पता ही होगा आपको। ठीक है जी, 2 गंजे हैं कुत्ता। ठीक है जी, तो सबको गालियां दे रहे हैं हम, तो फायदा नहीं है उसका। ठीक है जी, फिर लोग मेरी जिंदगी जानने में इंटरेस्टेड है, आपने 2 शादियां कैसे की, तो ठीक है साइड में रखो सारी चीजें। ठीक है जी, तो बाजवा का नाम ना ना होए तो आएगा मेरे को है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। आकाश आपके साथ अब कंटिन्यू करेंगे, अभी मेरी क्लास यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच।